Dear class, welcome to the lecture of first year physics। और आज हम चैप्टर 1 के एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं, जिसमें स्मार्ट सिलेबस के शॉर्ट क्वेश्चंस और स्मार्ट सिलेबस के ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स शामिल होंगे। चैप्टर नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस में दिए गए हैं। उनमें से पहला सवाल ये है, क्वेश्चन में आ जाएं पेज नंबर 20 के ऊपर। पहला सवाल है आपका, 3 स्टूडेंट्स मेजर द लेंथ ऑफ ए नीडल विद ए स्केल ऑन विच मिनिमम डिवीजन इज़ 1 मिलीमीटर। 3 स्टूडेंट्स हैं जो कि एक सुई की लेंथ मेजर करते हैं। अब तीनों ज़ाहिर है एक सा रिज़ल्ट तो नहीं लेके आएंगे, जैसे कि आप भी लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, मुख्तलिफ लोग होते हैं, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं। जब वो रीडिंग एक ही सिलेंडर या एक ही ऑब्जेक्ट की रीडिंग लेते हैं तो वो मुख्तलिफ आती है इसी तरह ही इस एक्सपेरिमेंट में भी 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लेंथ मेजर की है नीडल की ऐसे स्केल से जिसका मिनिमम, जो ऐसा स्केल है जिसका लीस्ट काउंट या मिनिमम डिवीजन जो है, मैं कह सकती हूँ लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्केल इज़ इक्वल टू 1 मिलीमीटर। या अगर मैं इसको 1 मिलीमीटर का मतलब है 1000 से मैं डिवाइड कर दूँ तो 0.001 मीटर एंड रिकॉर्डेड एज। अब जो स्टूडेंट्स ने रीडिंग्स ली वो कितनी थी? 0.2145, 0.21, 0.214 मीटर मीटर मीटर। 3 रीडिंग्स हैं, 1, 2 एंड 3 रीडिंग्स आई हैं। और आपने अब कैलकुलेट क्या करना है, विच रिकॉर्ड इज़ करेक्ट एंड वाई। अब एक ही नीडल की 3 रीडिंग्स आपके सामने, आपने ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सी रीडिंग ज़्यादा करेक्ट है, कौन सी ठीक है। आप देखें कि इनमें थोड़ी सी वेरिएशंस हैं, डेविएशन इसमें थोड़ी थोड़ी है, तो हमें नहीं पता चलेगा कि कैसे रीडिंग कौन सी करेक्ट हो सकती है। तो वो अगर हम अब अंदाज़ा लगाना चाहें तो हमें लीस्ट काउंट जो मेजर किया गया है वहाँ से लगा सकते हैं कि लीस्ट काउंट दिया गया है 0.001 मीटर। तो इसका मतलब है कि डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक रीडिंग आपकी सबसे एक्यूरेट हो सकती है। तो आप पहली रीडिंग देखिए, ये भी एक्यूरेट नहीं हो सकती, सेकंड भी 2 डिजिट से एक्यूरेट नहीं हो सकती। इस गिवन लीस्ट काउंट के मुताबिक जो थर्ड रीडिंग है ये आपके जो आपको स्केल दिया गया है उसके ऊपर पूरी आ रही है, तो इसका मतलब है कि थर्ड रीडिंग करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा है, इसको मैं लिख देती हूँ साथ, क्वेश्चन नंबर 1.4 अभी मैंने करवाया है। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 1.7 पे। Does a dimensional analysis give any information on constant of proportionality that may appear in an algebraic expression? Explain। आपसे ये पूछा गया है कि जो डायमेंशनल एनालिसिस हम करते हैं क्या वो कांस्टेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता है। तो देखिए, जहाँ तक कांस्टेंट्स की बात है तो किसी भी फार्मूला के अंदर 2 तरह के कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो डायमेंशनल एनालिसिस में मिसाल की थी, मैं उसको यहाँ पे लिखती हूँ कि फोर्स है 6 पाई ईटा RV। अब इस फार्मूले में 6 और पाई के तो कोई यूनिट्स नहीं हैं, ये कांस्टेंट नंबर्स हैं। तो अगर आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कोई कांस्टेंट नंबर हो तो उसके बारे में तो डायमेंशनल एनालिसिस आपको कोई भी क्वांटिटी, कोई भी आंसर या कोई भी डायमेंशंस नहीं देगा। ठीक है, अगर कोई नंबर है, ज़ाहिर है उस वो यूनिट लेस होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी होती हैं जिसमें कोई ऐसा कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे इन्वॉल्व है कांस्टेंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। अब ये कांस्टेंट ऑफ विस्कोसिटी ये ऐसा कांस्टेंट है जिसके हम यूनिट डायमेंशनल एनालिसिस से कैलकुलेट कर लेते हैं, और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हमने कैलकुलेट किए भी थे। इसी तरह से कुछ और कांस्टेंट्स हैं जो अदर फार्मूलाज में अराइज होते हैं, लाइक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस इसके आपको यूनिट्स भी देगा, डायमेंशंस भी देगा। सिमिलरली कूलम्स लॉ में जो कांस्टेंट अपीयर होता है
ये भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, लेकिन डायमेंशनली आप डायमेंशनल एनालिसिस से इसके यूनिट्स भी मालूम कर सकते हैं और डायमेंशंस भी। तो अगर आपके पास गिवन फार्मूला में सिर्फ नंबर हों, जैसे ये 6 और पाई, इसके तो कोई यूनिट्स नहीं है, ना ही डायमेंशनल एनालिसिस इसके बारे में आपको कुछ बताएगा। बट ये जी के कांस्टेंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, इस तरह के जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएंगे, इनके बारे में आप यूनिट्स भी मालूम कर सकते हैं और डायमेंशनल एनालिसिस के ज़रिए इनकी डायमेंशंस और यूनिट्स आसानी से मालूम कर सकते हैं। दाऊद, इसको फेंक दो रैपर को। अच्छा, उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 1.8 पे। दैट सेज राइट द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। प्रेशर और डेंसिटी की आपने डायमेंशंस लिखनी है। क्वेश्चन 1.8 में आपको, अच्छा प्रेशर देख लीजिए पहले किसके बराबर होता है। प्रेशर इज द टाइप ऑफ फोर्स दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। आप प्रेशर की डायमेंशन फाइंड करने के लिए आपके पास फोर्स के डायमेंशन होने चाहिए, एरिया के डायमेंशन होने चाहिए, और डायमेंशन से पहले आपके पास यूनिट होने चाहिए। फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन और एरिया के होते हैं मीटर स्क्वायर। न्यूटन के डायमेंशंस हमने उस दिन लिखे हैं, क्या थे मैं देखती हूँ। mL/T⁻², mL/T⁻² डिवाइडेड बाय लेंथ का स्क्वायर। अब ये L से ये एक L तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, mL/T⁻²। तो ये आपके पास प्रेशर की डायमेंशंस आ जाएंगी। अच्छा दूसरा देखिए, ये ए पार्ट है, बी पार्ट है, आपने वॉल्यूम के डेंसिटी के डायमेंशंस और यूनिट्स क्या होंगे। डेंसिटी किसके बराबर होती है, रो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, मैस पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होती है, और मैस को तो हम मैस ही लिखेंगे, एम से रिप्रेजेंट करेंगे। वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। अब मीटर क्यूब क्योंकि लेंथ है तो मैं इसको एल क्यूब डायमेंशंस की फॉर्म में एल क्यूब लिखूंगी, तो यूनिट आ जाए, डायमेंशंस आ जाएंगी एम एल रेज़ टू द पावर -3। तो ये आपके पास डेंसिटी की डायमेंशंस आ गई। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन हैं जो कि हमने कर लिए हैं। अब आ जाते हैं हम प्रॉब्लम्स की तरफ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में देखिए, पहला प्रॉब्लम जो हमने करना है वो है प्रॉब्लम नंबर 1.4 है। इसमें आपको ऐड द फॉलोइंग मैसेज, 3 मैसेज दिए गए हैं। कौन कौन से, 2.189, 0.089, 11.8, 5.32। ये सब किलोग्राम में है, ठीक है, ये सब किलोग्राम में है। आपने इनको ऐड करना है और मैक्सिमम आपने जो एक्यूरेट आपको लगता है रिज़ल्ट वो आपने लिखना है। आप इसको सिंपली हम ऐड करेंगे कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हुए, तो जो आंसर आएगा हमारे पास 19.398 हमारे पास हमारे पास आंसर आ गया टोटल जमा करके इतना किलोग्राम, ठीक है। लेकिन हमने इसको जो मोस्ट एप्रोप्रिएट का मतलब है कि कितना करेक्ट, जो सबसे ज़्यादा करेक्ट हो सकता है, एप्रोप्रिएट हो सकता है, मुनासिब हो सकता है, इस न्यूमेरिकल का आंसर वो कितना होगा। अगर मैं इसको सिर्फ राउंड ऑफ कर देती हूँ, 19.398 को अगर मैं राउंड ऑफ करके लिखूँ तो ये आ जाएगा 3 और 9 को 19.4 किलोग्राम। और सिर्फ मैंने डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट को क्यों कंसीडर किया है, उसकी रीज़न ये है कि हमें जितनी भी रीडिंग्स दी गई थी
उस पे जो लीस्ट प्रिसाइज रीडिंग थी वो 11.8 थी एंड दैट इज़ अप टू दी 1 डेसिमल। लीस्ट प्रिसाइज रीडिंग जो भी दी जाती है उसके मुताबिक हमने अपना आंसर लिखना होता है कि कम से कम हमारा इतना एक्यूरेट ज़रूर आ जाएगा। तो लीस्ट प्रिसाइज रीडिंग के मुताबिक हमारा आंसर आएगा 19.4 किलोग्राम। अच्छा, अब हमने क्योंकि एक लंबा सारा क्वेश्चन करना है तो इसको मैं मिटा देती हूँ, तो हम करेंगे जल्दी जल्दी। प्रॉब्लम 1.5 देखिए। अब ये आपको याद होगा कि हमने अनसर्टेनिटी तो असेसमेंट इन द अनसर्टेनिटीज़ ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ जैसे की थी कि अगर आपके पास टाइम मेजरिंग डिवाइसेस हैं, पावर आ जाती है, तो आपने अनसर्टेनिटीज़ कैसे मेजर करनी है। वो टॉपिक्स भी आपने पढ़ लिए होंगे। अगर वो टॉपिक्स पढ़ लिए हैं तो फिर ये वाला क्वेश्चन करना आपके लिए काफ़ी आसान है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एंड इट्स अनसर्टेनिटी। आपने जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उस वैल्यू के अंदर जो अनसर्टेनिटी होगी वो भी कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग द फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई L/G अंडर रूट, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी टाइम मेजरिंग एक्सपेरिमेंट में मेड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम L आपको दी गई है 100 सेंटीमीटर, या आप इसको कह सकते हैं 1 मीटर, और टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस कितने हैं टोटल, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इक्वल्स टू 20, और टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस ये कितना दिया गया है आपको 40.2 सेकेंड। अब टाइम पीरियड निकाल लेंगे यहाँ से। अब टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, टी टोटल टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन डिवाइडेड बाई 20। तो ये टाइम है 40.2 डिवाइडेड बाई 20, तो टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा 2.01 सेकेंड्स। ठीक है। अच्छा, अब आपने असल में तो हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करके रख लिया क्योंकि ये हमें फार्मूला में चाहिए, और हमें क्या चाहिए, लेंथ भी है हमारे पास, टी भी आ गया है, 2 पाई की भी वैल्यू हमें पता है, जी हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन जी तो आराम से आ जाएगा। अब ज़्यादा हमें प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, जब हमने जी के अंदर अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि उस अनसर्टेनिटी के लिए हमें एल की भी अनसर्टेनिटी फाइंड करनी पड़ेगी और टी की भी अनसर्टेनिटी फाइंड करनी पड़ेगी। खैर, हम वहाँ तक जाने से पहले यूँ करते हैं कि यहाँ से जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करें, टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 पाई होल स्क्वायर और L/G, और अब आप यहाँ से जी की वैल्यू निकाल लें। फार्मूला फॉर जी इट विल बिकम, जी को उधर ले गए हैं 4 पाई स्क्वायर, ये स्क्वायर तो नहीं ना आएगा क्योंकि ये सिर्फ पाई का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर मैंने 4 लिख दिया, 4 पाई स्क्वायर L/T स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन ए कह देती हूँ क्योंकि हमने इस्तेमाल करनी है, जी की वैल्यू यहाँ से हमने कैलकुलेट करनी है। और पहले आप जी की वैल्यू ही कैलकुलेट कर लें। यहाँ से जी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 3.14 का स्क्वायर, एल आपके पास 1 मीटर है, डिवाइडेड बाई टी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है 2.01 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करें, आपके पास आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर के ऊपर 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जी की वैल्यू है। ठीक है। अच्छा, अब जी की वैल्यू तो हमने आसानी से कैलकुलेट कर ली बाय यूजिंग द फार्मूला, गिवन फार्मूला। अब मसला कहाँ पे आता है कि आपने वैल्यू ऑफ जी प्लस अब इसकी जो अनसर्टेनिटी है वो भी आपने कैलकुलेट करनी है। अब इसकी अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने से पहले हमें लेंथ की भी अनसर्टेनिटी चाहिए, टाइम पीरियड की भी अनसर्टेनिटी चाहिए। तो सबसे पहले लेंथ और टाइम की अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने से पहले हमें उनकी एब्सोलूट अनसर्टेनिटी का, तो क्योंकि पता होता है कि जिस डिवाइस से हमने मेजर की है लेंथ, उसकी एब्सोलूट अनसर्टेनिटी कितनी होगी, एब्सोलूट अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ वो वही होती है जो कि लीस्ट काउंट होता है लेंथ मेजरिंग डिवाइस का। लाइक इसका लीस्ट काउंट कितना था, 1 मीटर और जो भी इस्तेमाल हुआ है, और इसको अगर मैं मीटर में करूं तो ये 0.001 मीटर के बराबर। सिमिलरली एब्सोलूट अनसर्टेनिटी ये लेंथ में है, और अब टाइम में एब्सोलूट अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, जो टाइमिंग डिवाइस का लीस्ट काउंट है वो है 0.1 सेकेंड। तो अब जब ये एब्सोलूट मौजूद हैं, मेजरिंग वैल्यूज़ भी मौजूद हैं, तो अब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज
अनसर्टेनिटी इन लेंथ, ये किसके बराबर होगी? जो आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडिंग बाय मेजरिंग वैल्यू, जो आपने वैल्यू मेजर्ड किया, मेजर्ड वैल्यू और मल्टीप्लाइड बाय 100%। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऊपर आपने निकाली हुई है 0.001 मीटर, डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू हमारी 1 मीटर है और मल्टीप्लाइड बाय 100%। 100% में इसको निकालेंगे, ये 0.1% आ जाएगा। अब मैं ऊपर से ये इरेज कर देती हूँ क्योंकि अभी हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हमें नहीं चाहिए। और अब इसी तरह का फार्मूला लगा के परसेंटेज मैं इधर ही कर लूँ क्योंकि ये यहाँ पे फार्मूला लिखा हो, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द टाइम, इन टाइम वो कितनी होगी? 0.1 सेकेंड। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन टाइम डिवाइडेड बाय जो मेजर किया था हमने टाइम पीरियड, वो कितना था? 40.2 सेकेंड मेजर किए थे ना हमने इस डिवाइस से, तो आपने लिखने हैं 40.2 सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो ये आपके पास बनेगा 0.249%। लेंथ की अलग से आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर ली, टाइम की अलग से कैलकुलेट कर ली। अब हमें क्योंकि फार्मूला के अंदर टाइम नहीं बल्कि टाइम स्क्वायर की चाहिए, तो टाइम स्क्वायर की अनसर्टेनिटी अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैं लिखे रहने देती हूँ, ये मिटा देती हूँ, हमने कैलकुलेट कर ली हुई है। अच्छा अब देखिए, सही आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा अब देखिए कि हमने कैसे कैलकुलेट करनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टी स्क्वायर। वो किसके बराबर होगी? पावर में आ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टी। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी टी हमने कैलकुलेट की है, दैट इज इक्वल टू 0.249। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.249, तो ये आ जाएगा परसेंट, तो ये आ जाएगा 0.498%। ठीक हो गया। अच्छा ये 9.77 आपने याद कर लेना कि हमने कैलकुलेट की हुई थी, और मैं इसको रेस कर देती हूँ। टी स्क्वायर की भी आ गई, लेंथ की भी आ गई। अब अनसर्टेनिटी इन एल ओवर टी स्क्वायर, ये हम कैसे मेजर करेंगे? परसेंटेज, क्योंकि एल और टी स्क्वायर की अलग अलग हमारे पास मौजूद है, दोनों की ऐड होगी। परसेंटेज अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो हमने पढ़े थे उसके मुताबिक इन दोनों की ऐड, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टी स्क्वायर, दोनों को आपने ऐड कर लेना है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ ये क्या है? 0.1%, 0.1% प्लस टी स्क्वायर वाली ये ऊपर लिखी हुई है 0.496%। तो टोटल कितनी होगी अनसर्टेनिटी जो कि आएगी फार्मूला में? ये टोटल अनसर्टेनिटी आएगी 0.598%। ये टोटल अनसर्टेनिटी आपके पास आई है 0.598%। और अब हम अनसर्टेनिटी इन जी कैलकुलेट, जी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है ना, तो अनसर्टेनिटी इन जी कितनी होगी? 9.77 हमारे पास आई हुई थी, 9.77 मल्टीप्लाइड बाय 0.598, 9.77 का आपने 0.598% कैलकुलेट कर लेना, ये आपके पास आ जाएगा 0.06 मेजर पर सेकेंड। ठीक हो गया। अब ये चीज़ें नहीं चाहिए, रेस कर देती हूँ। अच्छा ये आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर ली इन द वैल्यू ऑफ जी यहाँ से, और अब आपकी टोटल वैल्यू ऑफ जी कितनी बनेगी? वैल्यू ऑफ जी विद अनसर्टेनिटी क्या आपकी बन जाएगी? वैल्यू ऑफ जी विद अनसर्टेनिटी क्या बनेगी? जी आपने कैलकुलेट किया हुआ था 9.77 प्लस माइनस इसके साथ आ जाएगा 0.06 तक विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी। जी की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली और ये इसके यूनिट्स हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा अब हम जल्दी जल्दी आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 1.7 और वो बहुत आसान है, इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है।
अच्छा, हम इसे ये भी कह सकते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस से हम, जैसे मैंने जब हमने पढ़ा था तो बताया था कि किसी भी फार्मूला की करेक्टनेस ना का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कोई फार्मूला करेक्ट है या नहीं। जैसा कि अब हम उसकी एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम 1.7 करेंगे हम 1.7। और ये देखिए, शो दैट दी एक्सप्रेशन वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये एक्सप्रेशन आपको दिया गया और आपको पता है कि ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी है, इस डायमेंशनली करेक्ट। अच्छा, अब इस इक्वेशन को तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है तो लेकिन अब हमने इसको डायमेंशनल एनालिसिस लगा के प्रूव करना है कि ये इक्वेशन ठीक है या नहीं। उसका तरीका क्या है कि हम दोनों तरफ डायमेंशंस लेंगे और देखेंगे अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के बराबर है तो इसका मतलब है कि दिस इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट। तो उसके लिए अब देखते हैं, वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी चाहे फाइनल हो या इनिशियल हो, उसके यूनिट्स तो वही रहेंगे, मीटर पर सेकंड। इसके भी मीटर पर सेकंड, और प्लस एक्सीलरेशन के हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम के हैं सेकंड। अब मीटर ये वाला सेकंड स्क्वायर से कैंसिल, मीटर पर सेकंड प्लस मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब वैसे तो हमें यहीं से अंदाज़ा हो गया है कि ये सही है क्योंकि इस तरफ भी मीटर पर सेकंड है, इस तरफ भी मीटर पर सेकंड है, लेकिन अब हम इसको डायमेंशंस की फॉर्म में लिख देते हैं। मीटर लेंथ सेकंड टी, लेंथ ओवर टी, लेंथ ओवर टी। तो अगर आप इसको ये चीज़ कंफ्यूज करिए कि इधर 2 है, 2L/T, आप ऐसे लिख लें L/T। अब 2 तो कांस्टेंट है, इस 2 के बारे में अभी क्वेश्चन में मैंने बताया कि डायमेंशनल फार्मूले का इस 2 से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है, इसके बारे में वो कुछ नहीं बताता, ये कांस्टेंट है तो इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L T इनवर्स डायमेंशंस की शक्ल में, L T इनवर्स दोनों तरफ एक जैसी डायमेंशन है, दैट्स वाई दिस फार्मूला इज़ डायमेंशनली करेक्ट। तो क्लास आज आपका चैप्टर 1 बिल्कुल अपने पूरे इसेंशियल्स के साथ ख़त्म हो गया है। उसकी जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी हमने सारी कर ली हैं अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस, और अब आपके एग्ज़ाम्स हैं। गुड लक फॉर द कमिंग दिसंबर टेस्ट।